तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्या, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या, है ना, जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहेगा आपका परमाणु संख्या। ठीक, तो वहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि जो गोल्डस्टीन थे 1886 में कैनाल किरणों की खोज हुई, है ना। उन्होंने क्या की थी, कैनाल किरणों की खोज की थी, जो क्या है धनात्मक था। कैसा था वो, पॉजिटिव था, है ना। जो कैनाल किरण है, यह किरण धनवेशित थी, है ना, मतलब कि कैसा है, पॉजिटिव वाला था, वो ऋणात्मक नहीं था, धनात्मक था। ठीक है, उनके द्वारा अपरमाणु कण प्रोटॉन की खोज हुई। उन्होंने क्या किया, पहले तो कैनाल किरण खोज की, उसके बाद कौन सा किया, प्रोटॉन किया, है ना। ये क्या किया, एक और खोज की जिसको उन्होंने नाम दिया क्या, प्रोटॉन दिया। जो प्रोटॉन है वो कैसा था, इलेक्ट्रॉन के जितना ही था। ठीक है, जितना इलेक्ट्रॉन था उतना ही प्रोटॉन था। और वो क्या था, आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है ना, नेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन, इन द सेंस क्या रहेगा, ऋणात्मक रहता है। लेकिन जो आपका प्रोटॉन है वो कैसे रहता है, आपका धनात्मक रहता है। ठीक है, क्लियर इतना। उनके जो आवेश रहते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, विपरीत रहते हैं। क्लियर इतना। 1932 में चैडविक अपरमाणु न्यूट्रॉन की खोज की, जो कि अनवेशित था। ठीक है, फिर कौन है आपके 1932 में क्या है, एक और साइंटिस्ट है जिन्होंने क्या किया, न्यूट्रॉन की खोज की। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज की, और जो न्यूट्रॉन है उनका क्या था, अनवेशित था, मतलब कि उसमें कोई भी आवेश नहीं था। ठीक है, और देखा कि जो न्यूट्रॉन है आपका, है ना, जो न्यूट्रॉन है वो क्या है, आपका प्रोटॉन जो उनका द्रव्यमान है। ठीक है, जो द्रव्यमान है किसका, न्यूट्रॉन का, वो किसके बराबर था, आपके द्रव्यमान जो प्रोटॉन था उसके बराबर था। ठीक है, हम न्यूट्रॉन को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, स्मॉल n से शो कर रहे हैं, जो प्रोटॉन है उसको हम क्या कर रहे हैं, स्मॉल p से शो कर रहे हैं, और जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम क्या कर रहे हैं, स्मॉल e से शो कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया था, चैडविक ने एक और क्या किया था, न्यूट्रॉन अपरमाणु खोजा था, जो कि अनवेशित था, मतलब उसमें कोई भी आवेश नहीं था। तो हमने ये भी देखा कि जो द्रव्यमान था न्यूट्रॉन का और जो द्रव्यमान था प्रोटॉन का, वो क्या थे, दोनों इक्वल थे। और वो दोनों क्या रहते हैं, नाभिक में रहते हैं। क्या रहते हैं, जो परमाणु है उसके नाभिक में रहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या रहते हैं, घूमते रहते हैं। हमने ये देखा था। ठीक है, यहाँ द्रव्यमान प्रोटॉन इज इक्वल टू द्रव्यमान न्यूट्रॉन, तो दोनों का द्रव्यमान क्या रहता है, इक्वल रहता है। न्यूट्रॉन हाइड्रोजन में नहीं पाया जाता। ठीक है, और क्या है, आपका जो न्यूट्रॉन है वो सिर्फ हाइड्रोजन में नहीं पाया जाता, बाकी जितने भी आपके परमाणु मिलेंगे उसमें न्यूट्रॉन आपको देखने को मिलेगा। परमाणु में उपस्थित कुल प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या Z कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है कि परमाणु में जितने भी प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, जितने भी आपके क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपके परमाणु संख्या कहलाते हैं। उसको हम किससे डिनोट करते हैं, आपका कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। क्लियर इतना। फिर और क्या बोला है, आपका परमाणु का द्रव्यमान परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के आधार पर ज्ञात किया जाता है, जिसे द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पर परमाणु की संख्या पढ़ रहे हैं और उसके द्रव्यमान। तो हम क्या बोलते हैं, परमाणु संख्या किसको बोलेंगे, जितना भी प्रोटॉन आपका प्रेजेंट है परमाणु में उसको हम क्या बोलेंगे, उसका द्रव्यमान परमाणु संख्या बोलेंगे, जिसको हम कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। और परमाणु द्रव्यमान किसको बोलेंगे, प्रोटॉन जितना भी आपका प्रेजेंट है, और न्यूट्रॉन आपका जितना भी प्रेजेंट है, दोनों को मिला के जो नाभिक में रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या बोलते हैं, जिसको कैसे करते हैं, यूनिफाइड मास। ठीक है, इससे उसको मापते हैं। क्लियर इतना। ठीक है, आई होप कि आपको डाउट नहीं है, सिंपल सा है। जो भी प्रोटॉन की जो संख्या है उसको हम क्या बोल देंगे, परमाणु संख्या बोल देंगे, और जितने भी आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के क्या होंगे, उसका जो द्रव्यमान रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, परमाणु का द्रव्यमान बोल देंगे। ठीक है, क्लियर इतना। और कभी कभी क्या होता है, आपका उदासीन, है ना, उदासीन जो रहेगा आपका परमाणु, उसमें क्या रहते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं उतने आपके क्या रहते हैं, प्रोटॉन भी प्रेजेंट रहते हैं। और आपका क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जब आप मिला दोगे तो साथ में उसको न्यूक्लियॉन भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, न्यूक्लियॉन। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन।
ठीक है। तो देखिए आपको कैसे आप परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान को आप दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर तत्व का प्रतीक मतलब क्या होगा, कोई सा भी, जैसे हाइड्रोजन ले लिया हमने तो यहाँ पर H रहेगा। फिर परमाणु संख्या कितना रहता है उसका, 1 रहता है। द्रव्यमान संख्या कितना रहेगा, 1 रहेगा। आप ऑक्सीजन ले सकते हो, ऑक्सीजन का कितना रहता है यहाँ पास, 8 रहता है। इसका कितना रहता है, 16 रहता है ना। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और हमेशा याद रखना कि इलेक्ट्रॉन को हम स्मॉल e, प्रोटॉन को क्या करते हैं स्मॉल p, और न्यूट्रॉन को स्मॉल n से डिनोट करते हैं। ये कैसे रहता है, हमेशा नेगेटिव है ना, क्या बोलते हैं, ऋणात्मक रहता है। ये क्या रहता है आपका धनात्मक रहेगा। और ये क्या रहेगा, इसमें कोई सा भी आवेश आपको नहीं मिलेगा। आई होप कि आपको ये क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ है आपका, यहाँ पर क्या है, तत्व दे दिया हुआ है, यहाँ पर आपका प्रतीक दे दिया हुआ है कि उसको किससे डिनोट करते हैं। यहाँ प्रोटॉन की संख्या दे दी है और यहाँ पर द्रव्यमान संख्या दे दी है और बोला है कि न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है। तो सिंपल सी बात है कि हमको क्या दे दिया, प्रोटॉन की संख्या और द्रव्यमान संख्या दे दी है। हमको पता है, क्या पता है कि जो मास है ना, जो द्रव्यमान है किसका, प्रोटॉन का, और जो क्या रहता है, द्रव्यमान रहता है किसका, न्यूट्रॉन का। वो दोनों मिलके क्या बनाते हैं, मास बनाते हैं किसी भी परमाणु का। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हमको क्या दे दिया हुआ है, प्रोटॉन की संख्या दे दी हुई है और हमको क्या दे दिया है, मास ऑफ एटम, मतलब कि क्या दे दिया हुआ, द्रव्यमान संख्या दे दिया हुआ है। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल से है, मास ऑफ न्यूट्रॉन करेंगे और क्या कर देंगे, इसमें जो आपका मास ऑफ एटम है, मतलब कि द्रव्यमान संख्या है, द्रव्यमान संख्या को माइनस कर देंगे प्रोटॉन की संख्या से, और माइनस करने में जो भी आपका क्या आएगा, उत्तर आएगा, वो आपका क्या रहेगा, न्यूट्रॉन की संख्या। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, जितना आपका प्रोटॉन की संख्या है उतना न्यूट्रॉन है ना, दोनों का मास को आप क्या करोगे, कंबाइन करने से हमको क्या मिलता है, मास ऑफ एटम मिलता है, मतलब परमाणु का द्रव्यमान मिलता है। तो सिंपल सा हमको करना क्या है, यहाँ पर सिर्फ माइनस करते जाना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, प्रोटॉन की संख्या 1 है, द्रव्यमान की संख्या 1 है, दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 0। फिर यहाँ पर 3 है, 3 और क्या है, इसका द्रव्यमान संख्या 6 है, तो इसको हम माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। इसको भी हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा। 16 को 8 से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, करेंगे 15 से माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 16। 35 को 70 से माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 18। 14 को माइनस करना है किससे, 18 से, कितना हो जाएगा, 22। ठीक है, 19 को माइनस 39 को माइनस करना है 19 से, कितना हो जाएगा आपका 20। 40 को माइनस करना है 20 से, तो कितना हो जाएगा, 20। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमको कुछ नहीं करना है। अगर हमको क्या दिया रहेगा, प्रोटॉन की संख्या दी रहेगी और द्रव्यमान संख्या दी रहेगी, तो हम एक दूसरे को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और माइनस करने से जो भी आपका आंसर आ रहा है वो क्या रहेगा, न्यूट्रॉन की संख्या होगी। आई होप कि आपको ये क्लियर है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट में क्या है, आपका कुछ क्वेश्चंस है जिसे यहाँ पर दिया हुआ है। हम जानते हैं कि परमाणु का नाभिक परमाणु से 10⁵ गुना छोटा होता है। हम यह भी जानते हैं कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। सोडियम परमाणु का आकार 1.86 × 10⁻⁻10 मीटर होता है। क्या आप बता सकते हैं, है ना, यहाँ पर क्या दिया, क्वेश्चन दे दिया हुआ है कि नाभिक का परमाणु, हमको पता था कि कितना होता है, 10⁵ गुना क्या होता है, जो तृतीया होती है वो क्या होती है, उसकी छोटी होती है ना। ये भी जानते हैं कि जो नाभिक रहता है उसमें क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होता है, दोनों रहते हैं। तो यहाँ पर हमको दे दिया है सोडियम का परमाणु का आकार दे दिया है इतना मीटर। तो अब बोल रहा है कि इसका क्या है, नाभिक कितना बड़ा हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, उसको सिंपल सा जो भी हमको दिया हुआ है वैल्यू, उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, 10⁵ से, क्योंकि हमको पता है कि उसका जो नाभिक रहता है उससे इतना छोटा रहता है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, कुछ इस प्रकार अप्रॉक्सीमेटली हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, आंसर है। क्लियर इतना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर अब हम नेक्स्ट देखेंगे समस्थानिक परमाणुओं भार और परमाणु का भार
और समभारिक, ठीक है, जिसको हम समस्थानिक को बोलते हैं आइसोटॉप्स, परमाणु का भार को बोलते हैं एटॉमिक वेट, ठीक है, और समभारिक को बोलते हैं आइसोबार्स। तो हम एक एक करके इसको और अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि प्रकृति में ऐसे कई तत्व पाए जाते हैं जिनके परमाणु संख्या तो समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। तत्वों के ऐसे परमाणु एक दूसरे के समस्थानिक आइसोटॉप कहलाते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा था, परमाणु संख्या देखी थी और परमाणु की क्या बोलते हैं द्रव्यमान संख्या देखी थी। तो इसमें क्या बोल रहा है कि आपका जो द्रव्यमान संख्या है वो कैसा रहेगा, आपका भिन्न भिन्न रहेगा। जो द्रव्यमान संख्या है वो आपका भिन्न भिन्न रहेगा, लेकिन जो परमाणु की संख्या है वो क्या रहेगी, समान रहेगी, ठीक है। जैसे कि हम क्या ले सकते हैं, कार्बन ले सकते हैं। तो कार्बन क्या रहता है, 6 होता है। कार्बन क्या है, आपका परमाणु संख्या 6 है, लेकिन इसमें क्या बोला है, द्रव्यमान संख्या क्या रहती है, भिन्न भिन्न रहती है। एक मिलता है आपका 12 और एक रहता है आपका 14, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो न्यूट्रॉन रहते हैं, ठीक है, न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, थोड़ी सी अलग रहती है, जिसके वजह से क्या होते हैं, जो उनका द्रव्यमान संख्या वो थोड़ा अलग हो जाता है। जैसे कि ये वाले में क्या है, जो 12 है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हमको देखने को मिलेंगे, न्यूट्रॉन देखने को मिलेंगे, 6 न्यूट्रॉन देखने को मिलेंगे। जबकि अगर हम ये वाले की बात करते हैं तो कितना देखने को मिलेगा, हमको 8 न्यूट्रॉन देखने को मिलेगा, क्योंकि न्यूट्रॉन की संख्या इसमें क्या है, अलग अलग है। इसलिए क्या है, इसकी जो द्रव्यमान संख्या वो भी क्या हो जा रही है, अलग अलग हो जा रही है। तो हम देख सकते हैं कि इसकी जो परमाणु संख्या है वो क्या है, सेम है, पर इसका जो द्रव्यमान संख्या है वो अलग अलग है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, समस्थानिक बोलते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आइसोटॉप बोलते हैं। जैसे आप क्लोरीन का भी ले सकते हैं, है ना। तो क्लोरीन का क्या रहता है, 17 रहता है, एक रहता है आपका 35, एक रहता है आपका 37। इस प्रकार से आपका क्लोरीन का भी आपको देखने को मिल सकते हैं। और इस क्या है, जो आइसोटॉप है आपके, जो क्या कहना है, समस्थानिक है, वो बहुत ही क्या है, उपयोग में आता है। जैसे कि कैंसर है, तो कैंसर में क्या रहता है, जो कोबाल्ट रहता है उसका जो समस्थानिक रहता है वो क्या करता है, उसके ट्रीटमेंट में हेल्प करता है। घेंघा रोग रहता है, उसमें जो आयोडीन का आइसोटॉप रहता है वो आपको उसको ट्रीटमेंट में हेल्प करता है। जैसे कि आपका परमाणु जो रहता है ना, परमाणु का क्या रहता है, ईंधन में जो चेंज करते हैं उसमें जो यूरेनियम रहता है उसका जो समस्थानिक रहता है वो उसका क्या होता है, यूज़ होता है। तो इस प्रकार से कि हम देख सकते हैं कि जो आइसोटॉप है वो हमारे ज़िंदगी में मतलब कि बहुत सारे हेल्पफुल करते हैं, ठीक है। तो इसमें सिर्फ इतना है कि इसका जो परमाणु संख्या सेम होगा, द्रव्यमान संख्या अलग अलग होगा। और द्रव्यमान संख्या अलग अलग क्यों होते हैं, क्योंकि उसमें न्यूट्रॉन क्या रहते हैं, अलग अलग पाए जाते हैं। आई होप कि आपको ये क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे क्या, सापेक्षिक परमाणु भार, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव एटॉमिक वेट। तो इसमें क्या बोला गया है कि जो परमाणु भार पदार्थ के स्थूल भार और उसमें पदार्थ के कितने परमाणु हैं उनके बीच संबंध स्थापित करने का एक तरीका है, ठीक है। क्या करने का तरीका है, आपको रिलेशनशिप स्थापित करना है, एक संबंध बताना है किसके किसके बीच, स्थूल भार है ना, जितना भी उसका भार है उसका टोटल जितना भी भार है उसका, और किसका, पदार्थ के कितने, है ना, उस पदार्थ में कितने आपके परमाणु प्रेजेंट है उसके बीच क्या करना है, आपको रिलेशन बताना है, संबंध बताना है, ठीक है। डाल्टन ने सबसे हल्का परमाणु हाइड्रोजन था, इसलिए उन्होंने हाइड्रोजन परमाणु के भार, ठीक है, भार को एक इकाई माना। अब क्या हो गया था कि डाल्टन को पता था कि सब परमाणु का क्या तोलना क्या था, इम्पॉसिबल था, है ना। तो उन्होंने क्या किया, एक इकाई ली। इकाई लेने के लिए क्या किया, सबसे जो हल्का था आपका परमाणु हाइड्रोजन उसको लिया और उसी का क्या करते गए, कंपेयर करते गए, ठीक है। फिर उसके बाद देखा और उसके आधार पर दूसरे तत्व के परमाणु भार की गणना की, इसलिए इसे सापेक्षिक परमाणु भार कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखा गया कि क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन सबसे हल्का है तो उसको उन्होंने क्या कर लिया, उसका भार नाप लिया और उसी के आधार पर दूसरे तत्वों को क्या करते गए, उसके भार को नापते गए। क्लियर इतना। ऑक्सीजन को मानक माना गया। अब ऑक्सीजन को मानक क्यों माना गया, ये देखा गया कि ऑक्सीजन क्या है, तत्वों से ज़्यादा रिएक्शन करते हैं, ज़्यादा उससे क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, इसलिए क्या किया गया, ऑक्सीजन को मानक मान लिया। जबकि हाइड्रोजन क्या है, आपका इकाई है। लेकिन आजकल क्या होता है, कार्बन 12 का उपयोग किया जाता है। कौन सा उपयोग होता है आजकल, कार्बन 12 का
उपयोग होता है। आई होप कि आपको क्लियर है। इसमें सिर्फ क्या करना है, संबंध स्थापित करना है, ठीक है, स्थूल भार पे और किस पे, कि उस पदार्थ पे मतलब कि उस तत्व पे कितने पदार्थ उसमें प्रेजेंट है उन दोनों के बीच, ठीक है। उसके लिए हमने क्या लिया, सबसे हल्का हाइड्रोजन लिया, उसका भार नापा और दूसरे तत्वों के भार की तुलना करते गए, ठीक है। लेकिन हमने ये भी देखा जो ऑक्सीजन है वो ज़्यादा तत्वों से क्रिया करती है, इसलिए उसको हमने मानक मान लिया। और आजकल कौन सा यूज़ होता है, हमारा कार्बन 12 यूज़ होता है। आई होप कि आपको ये क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट में हम देखेंगे कुछ इसके भार, ठीक है। जैसे कि हाइड्रोजन का कितना है आपका, ये जो है आपका क्या है, परमाणु संख्या है, ये उसका क्या है, आपका भार है। तो 1.008। हीलियम का कितना है, 4.003। लिथियम का कितना है, 6.941। बेरिलियम का कितना है, 9.0212। बोरोन का कितना है, 10.81। कार्बन का कितना है, 12.01। नाइट्रोजन का कितना है, 14.01। ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का 19, नियॉन का 20.81, ठीक है। सोडियम का 22.99, मैग्नीशियम का 24.31, एल्यूमिनियम का 26.98, सिलिकॉन का 28.09, फास्फोरस का 30.97, सल्फर का 32.07, क्लोरीन का 35.45, आर्गन का 39.95, पोटेशियम का 39.10, कैल्शियम का 14.02, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, ये देख सकते हैं। भिन्न भिन्न परमाणु संख्या वाले ऐसे तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है एक दूसरे के समभारिक कहलाते हैं, ठीक है। तो हमने समस्थापिक देखा था, अब हम देखेंगे क्या, समभारिक देखते हैं। तो समभारिक में क्या होता है, जिसका द्रव्यमान क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन का हम देख सकते हैं क्या होता है, 14 होता है। कार्बन का क्या होता है, हमने देखा था 2 रहता है, एक 12 रहता है, एक 14 रहता है। तो यहाँ पर हो गया, ये कितना है, 7 है, ये कितना है, 6 होता है। तो हम देख सकते हैं जिसका द्रव्यमान संख्या क्या होता है, सेम होता है, किंतु क्या होगा, उसका जो परमाणु संख्या है वो अलग होता है। ऐसे को हम क्या कहते हैं, समभारिक कहते हैं। आई होप कि आपको ये क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ क्या है, आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी परमाणु की परमाणु संख्या 15 और द्रव्यमान संख्या 31 है, तब उसमें उपस्थित अपरमाणु कणों की संख्या क्या होगी। तो सिंपल सी बात है, हमने क्या दिया हुआ है, परमाणु संख्या दे दिया हुआ, द्रव्यमान संख्या दे दिया हुआ है, दोनों को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 16। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 16 होगा। फिर सेकंड क्या बोल रहा है, यदि किसी परमाणु की K और L कक्षा भरी हुई है तथा एवं कक्षा में केवल 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उस परमाणु की परमाणु संख्या क्या होगी। तो हमको पता है K भरा है 2, है ना, आपका L भरा है 8, लास्ट में क्या आ जाएगा, आपको 2 इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा। तो कितने हो गए, 12। तो 12 किसका है, मैग्नीशियम का। तो इसका सही उत्तर क्या है आपका, मैग्नीशियम, ठीक है। फिर आ रहा है, बोरबरी योजना के अनुसार निम्नलिखित परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक वितरण लिखिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, सोडियम है, तो ये कितना है, 11 है, तो कैसे होगा, 2 8 1, ठीक है। फिर क्या है आपका, कार्बन है, तो कार्बन का क्या होगा, 2 4, ठीक है। फिर आपका क्या है, क्लोरीन है, तो क्या होगा, 2 8, ठीक है, 7। ये कुछ इस प्रकार से क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, है ना, ये उसका क्या है, विन्यास है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस भी पूरी अच्छे से क्लियर हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, परमाणु की प्रारंभिक संकल्पना में परमाणु को आगे अविभाज्य माना जाता था, ठीक है। हम सबसे शुरू ही पढ़े थे चैप्टर में, तब हमको पता चल गया था कि जो परमाणु है वो एक्चुअली में क्या है, अविभाज्य, उसको तो तोड़ा भी नहीं जा सकता, ठीक है। इतना छोटा है कि वो और छोटे टुकड़ों में नहीं बटेगा। फिर क्या देखा हमने, परमाणु के भार और आकार की व्याख्या करने वाले डाल्टन पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने गुणित अनुपात की बात कहते हुए यह बताया कि परमाणु रासायनिक क्रिया के आरंभ में जितना होता है उतना ही अंत में भी होता है, ठीक है। मतलब कि जितने भी आपके क्या हो रहे हैं, रासायनिक क्रिया हो रहे हैं, उससे पहले जो क्रिया के पहले जितने परमाणु थे, उसके जब क्रिया हो जाता है उसके बाद भी जो परमाणु है वो क्या रहेंगे, आपके दोनों इक्वल रहेंगे। मान के चलिए पहले क्या था, 10 परमाणु था, रिएक्शन
अभिक्रिया से पहले, उसके बाद क्या था, अभिक्रिया हो गया तब भी कितना है उसका 10 ही है। तो इसमें क्या होता है कि परमाणु नष्ट नहीं होता, ठीक है। अभिक्रिया होने के बाद भी क्या रहता है, जो परमाणु की संख्या वो क्या होती है, उतनी ही होती है। जे थॉमसन के अनुसार परमाणु में धन आवेश का बादल रहता है और ऋण आवेशित कण इस बादल में यहाँ वहाँ धंसे रहते हैं, ठीक है। ये बादल है, यहाँ पर क्या है पूरा क्या बोलते हैं धन आवेश है, और यहाँ पर क्या है जो ऋणात्मक है वो इस तरह से क्या होते हैं, फैले हुए रहते हैं। परमाणु में नाभिक की खोज रदरफोर्ड के अल्फा कणों की प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा की। उन्होंने क्या किया था, सोने के पत्थर में क्या की थी, अल्फा कण को प्रचार करा था और उसी से पता चला कि क्या होता है आपका परमाणु में नाभिक प्रेजेंट होता है, ये उन्होंने बताया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु के अंदर बहुत ही छोटा नाभिक होता है और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। उनके हिसाब से क्या बताया कि परमाणु के अंदर क्या होते हैं, नाभिक होते हैं और उसके इर्द गिर्द क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन उसमें घूमते रहते हैं। बोर के अनुसार परमाणु में कक्षाएं होती है जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। परमाणु की कक्षाओं को क्रमशः के एलिमेंट के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है ना। उन्होंने तो बता दिया कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, घूमते रहते हैं, लेकिन क्या किया उन्होंने, बोरे ने बताया कि जो नाभिक है उसमें क्या रहते हैं, कक्ष रहते हैं और उसी में क्या होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, घूमते रहते हैं। परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हम देखें तो हमने देखा था 2, 8, 18 और 32, बट कभी भी हम क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन विन्यास कर रहे थे तो क्या हो रहा था, वो 8 से ज़्यादा नहीं फिल हो रहा था, ठीक है। अधिकतम कितना होगा, 8 होगा। परमाणु में उपस्थित कुल प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपका परमाणु संख्या कितना रहेगा, जितना भी आपका प्रोटॉन है उसमें उतना ही वो क्या कहलाएगा, आपका परमाणु संख्या कहलाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं, ठीक है। हमने प्रोटॉन को क्या बोला है, परमाणु संख्या बोला है, लेकिन क्या बोलते हैं प्रोटॉन और क्या बोलते हैं न्यूट्रॉन दोनों का क्या करेंगे, द्रव्यमान, जब हम उसको जोड़ देंगे तो क्या कहलाएगा, आपका द्रव्यमान संख्या कहलाएगा। उदासीन परमाणु में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। कोई से भी अगर हम क्या कर रहे हैं, उदासीन न्यूट्रल देख रहे हैं तो उसमें जितना प्रोटॉन है उतना ही क्या रहेगा, आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा। अलग अलग तत्वों के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या भिन्न भिन्न किंतु द्रव्यमान संख्या समान हो एक दूसरे के समभारिक कहलाते हैं, ठीक है। जिसका मतलब क्या रहेगा, आपका द्रव्यमान संख्या, जैसे कि क्या है आपका नाइट्रोजन है, कार्बन है, दोनों का क्या है, सेम है, बट ये क्या रहता है आपका, है ना, अलग रहेगा। ये देखिए ये क्या है, सेम है, लेकिन जो इसका परमाणु संख्या है वो अलग है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका समभारिक कहलाएगा, ठीक है। जिसको हम क्या बोलते हैं, आइसोबार भी बोलते हैं। ऐसे तत्वों के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो एक दूसरे के समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे कि हमने क्या लिया था, कार्बन ही ले लिया था, 6 है, एक 12 होता है, एक 14 होता है, तो हम देख सकते हैं कि परमाणु संख्या इस बार क्या है, सेम है, बट उसका जो क्या है द्रव्यमान संख्या वो अलग अलग है। उसको हम क्या बोलते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं, या तो फिर हम उसको क्या बोलते हैं, आइसोटॉप बोलते हैं, ठीक है। प्रकृति में किसी तत्व की कितने स्वतंत्र समस्थानिक किस अनुपात प्रतिशत में पाए जाते हैं, इस पर औसत परमाणु भार का निर्भर करता है, ठीक है। तो ये बोला है कि प्रकृति में कितने स्वतंत्र, मतलब कि आइसोटॉप्स कितने ज़्यादा प्रेजेंट हैं, है ना, कितने प्रतिशत में होंगे, वो डिपेंड करता है कि औसत परमाणु पर निर्धारित करता है। जैसे कि क्या था, क्लोरीन का था, है ना, जैसे कि क्या रहता है, एक रहता है 35, एक रहता है 37, है ना, तो ये अलग अलग रहता है, जिसकी वजह से हमको पता चलता है कि एक दोनों क्या रहते हैं, पूर्णांक नहीं रहते हैं। अगर हम देखें तो नेचर में कैसे रहते हैं, ये रहते हैं आपके 3:1, मतलब क्या है 35 वाले 3% मतलब कि 75 रहते हैं, और आपका जो ये रहता है वो 1% रहता है। तो उसको निकालने के लिए दोनों के बीच हम कैसे कर सकते हैं, 35 × 75 प्लस क्या करेंगे हम, 37 × 25 डिवाइडेड बाय 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से मिलेगा, ठीक है। तो आप ये क्या कर सकते हैं, निर्धारित करते हैं ना कि कितना अनुपात उसमें प्रेजेंट है, वो सारी चीज़ें इसमें निकलता है, ठीक है। आई होप कि ये आपको क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
अभ्यास। ठीक है, हमने जो देखा, हमने सीखा, कंप्लीट हो गया। कुछ अभ्यास है उसे देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है आपका, सही विकल्प चुनिए। तो पहला क्या है, एक तत्व के समस्थानिकों में अलग होता है। ठीक है, क्या अलग होता है, न्यूट्रॉन अलग होता है ना। हमने क्या देखा था कि जो कार्बन है उसमें एक 14 है, एक 12 है। क्यों है, क्योंकि उसमें न्यूट्रॉन अलग अलग है। न्यूट्रॉन अलग होने की वजह से क्या हो रहा है, वो समस्थानिक कहलाते हैं। सेकंड क्या है, नीचे दिए गए परमाणुवादों में से पहली बार किसने इलेक्ट्रॉन को शामिल किया था। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किसने बताया था, डाल्टन ने, रदरफोर्ड ने, थॉमसन ने या बोर ने। तो सबसे पहले किसने बताया था, हमारे थॉमसन ने। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, बी होगा, थॉमसन होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं। फिर नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है कि देखिए ये क्या है आपका परमाणु संख्या है, ये क्या है आपका द्रव्यमान संख्या है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इस परमाणु के पास 39 इलेक्ट्रॉन है, जो कि गलत है। इस परमाणु के पास 39 प्रोटॉन है, ये भी गलत है। इस परमाणु के पास 19 इलेक्ट्रॉन है, ये भी क्या है आपका गलत है। ठीक है, ये क्या है आपका सही है। क्यों सही है, जितने प्रोटॉन है उतने ही क्या रहेंगे आपके इलेक्ट्रॉन भी रहेंगे। ठीक है, और ये क्या है आपका जो ये है वो क्या रहता है आपका, क्या रहता है, प्रोटॉन रहता है ना। हमने पढ़ा था ना कि जो भी परमाणु संख्या रहता है वो क्या रहता है आपका प्रोटॉन रहता है। तो जितने प्रोटॉन रहते हैं उतने क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इसलिए इसका सही उत्तर क्या है, इस परमाणु के पास 19 इलेक्ट्रॉन है। आई होप कि आपको ये क्लियर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है आपका कुछ रिक्त स्थान है। पहला क्या है, किसी तत्व के सारे परमाणु होते समान अलग अलग। ठीक है, किसी भी तत्व के, जैसे हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, हाइड्रोजन ले रहे हैं, 2 ऑक्सीजन ले रहे हैं, 2 हाइड्रोजन ले रहे हैं, तो दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो वो दोनों क्या रहेंगे, समान रहेंगे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, समान रहेगा। ठीक है, फिर क्या दिया हुआ है, एक उदासीन परमाणु में, है ना, किसी भी उदासीन परमाणु में की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। तो जितना प्रोटॉन होता है उतना क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसका सही उत्तर क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। क्लियर। फिर आता है नेक्स्ट क्या, देखिए कार्बन 6 14 है और नाइट्रोजन ये, तो एक दूसरे के क्या है, हम देख सकते हैं कि ये क्या है, दोनों क्या है, सेम है। तो सेम है तो क्या हो जाएगा आपका ये समभारिक। क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका ये समभारिक हो जाएगा। आई होप कि आपको इस चैप्टर में कोई सा भी डाउट नहीं है। ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद।